अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज की इस वीडियो का हमारा टॉपिक है एक्सरसाइज 7.2 जो कि वेक्टर्स की एक्सरसाइज है पार्ट 2 एफएससी पार्ट 2 के लिए। इसमें जो स्मार्ट सिलेबस के क्वेश्चन हैं उनको हम पहले सॉल्व कर लेंगे। जो बाकी बच जाएंगे जो स्मार्ट सिलेबस 2021 के नहीं है वो हम बाद में इसी वीडियो के एंड पे सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 का जो थर्ड पार्ट है इसको ज़रा हम देखते हैं। एक्सरसाइज 7.2 है क्वेश्चन नंबर 1 का थर्ड पार्ट। इसमें हमें जो कैलकुलेट करना है वो है 2BC माइनस 2CA। ये वेक्टर्स हैं जिन्हें हमें कैलकुलेट करना है। इसमें A, B और C हमें गिवन है, तीनों हमें गिवन है, तीनों को लिख लेंगे। तो यहाँ पहले मैं लिख लेता हूँ A, पॉइंट्स गिवन है, B पॉइंट है -1 1, C 2 -6 गिवन है। तो इसे कैलकुलेट करने के लिए पहले 2BC बनाना होगा, बल्कि आप इसे कंप्लीट को भी लिख सकते हैं। 2BC 2CA 2 के अंदर ब्रैकेट में आप BC को वेक्टर को कैलकुलेट कर लें। तो BC कैसे कैलकुलेट होगा? पोजीशन वेक्टर ऑफ C माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ B। तो C माइनस B 2 -1 इसके साथ लिखें I प्लस -6 -1 इसके साथ लिख देंगे J। तो ये मैंने BC वेक्टर बनाया -2 इंटू CA। CA कैसे होगा? A पोजीशन वेक्टर माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ C। तो A माइनस C प्लस 5 -6 J। ये बनेगा 2 इंटू 2 प्लस 1 3I माइनस 7J माइनस 2 इंटू 0I प्लस 5 प्लस 6 11J। मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो 6I बनेगा 14J बन जाएगा। ये 0 ऐसे आप छोड़ दें। -2 इंटू 11 माइनस 22J 6I माइनस, इनको ऐड करना पड़ेगा, दोनों माइनस के दोनों ऐड हो जाएंगे तो ये आ जाएगा 36J। ये इसका पार्ट नंबर 3 हमने कंप्लीट सॉल्व कर लिया। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 का भी पार्ट नंबर 3 सॉल्व कर लेते हैं। वो भी तकरीबन इसी मेथड से, उसमें I और J ऑलरेडी गिवन है, इसमें पॉइंट्स थे, उसमें I और J हैं। तो थर्ड पार्ट क्वेश्चन नंबर 2 का, इसमें 3V प्लस W मैग्नीट्यूड ये फाइंड करना है हमें। तो V और W की वैल्यूज यहां लगाते हैं, हमें गिवन है क्वेश्चन में। V की वैल्यू लगा लेते हैं पहले, मतलब पहले मैं इसको लिख लेता हूं 3V प्लस W। यहां से हम सॉल्यूशन स्टार्ट कर लेते हैं। 3V की वैल्यू जो गिवन है बुक में वो हम लिख लेंगे, क्वेश्चन में गिवन है 3I माइनस 2J प्लस 2K प्लस W की वैल्यू इसमें गिवन है 5I माइनस J प्लस 3K। ये जो वेक्टर गिवन है इसमें I है, J है और K भी मौजूद है। I आपको पता है यूनिट वेक्टर अलोंग X एक्सिस होता है, J यूनिट वेक्टर अलोंग Y एक्सिस होता है और K यूनिट वेक्टर अलोंग Z एक्सिस होता है। मल्टीप्लाई कर लेते हैं 9I माइनस 6J प्लस 6K। इसको आप ऐसे ही X ओपन कर लें। अब इसमें I की वैल्यू, जो I के कोऑर्डिनेट्स हैं आपस में ऐड हो जाएंगे, I के कोफिशिएंट्स। तो ये 14I हो जाएगा माइनस 7J प्लस 9K। तो ये हमें फाइंड हुआ है 3V प्लस W वेक्टर। ये सिंगल वेक्टर हमने फाइंड कर लिया। हमें इसका मैग्नीट्यूड फाइंड करना था, तो आप ये कह लें कि टेकिंग मैग्नीट्यूड। तो मैग्नीट्यूड कैसे कैलकुलेट किया जाता है? I के कोफिशिएंट का स्क्वायर प्लस J के कोफिशिएंट का स्क्वायर प्लस K के कोफिशिएंट का स्क्वायर और स्क्वायर रूट। 14 का स्क्वायर 196 है, 7 का स्क्वायर 49 है, 9 का 81 है, 136 236 और
326, ये बनता है इसका आंसर, स्क्वायर रूट 326। 2 का थर्ड पार्ट भी हमने सॉल्व कर लिया है। इसके बाद फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ द वेक्टर v एंड राइट द डायरेक्शन कोसाइंस। क्वेश्चन नंबर 3 में भी डायरेक्शन कोसाइंस है, इसका सेकंड पार्ट सिलेबस में शामिल है। क्वेश्चन नंबर 11 में भी यही कहा हुआ है कि फाइंड द डायरेक्शन कोसाइंस। 3 और 11 दोनों जो क्वेश्चंस हैं वो एक ही तरह से सॉल्व होने हैं। तो क्वेश्चन नंबर 11 को पहले हम कर लेते हैं। 3 और 11 एक जैसे ही हैं। क्वेश्चन नंबर 11 में है फाइंड द डायरेक्शन कोसाइंस फॉर द गिवन वेक्टर्स। तो तीसरा पार्ट इसमें हम सॉल्व करते हैं डायरेक्शन कोसाइंस के लिए। इसमें डायरेक्शन कोसाइंस को कैलकुलेट करना है। थर्ड पार्ट है, P पॉइंट दिया हुआ है 2 1 5, Q दूसरा पॉइंट दिया हुआ है 1 3 और 1। वेक्टर P Q के डायरेक्शन कोसाइंस फाइंड करने हैं। डायरेक्शन कोसाइंस क्या है पहले इस पर हम बात कर लेते हैं। डायरेक्शन कोसाइंस जो होते हैं, जब यूनिट वेक्टर हम फाइंड करते हैं किसी भी वेक्टर का, उसके i का कोफिशिएंट 1 होता है डायरेक्शन कोसाइन अलोंग x एक्सिस, और अलोंग y एक्सिस अलोंग z एक्सिस होंगे j और k के कोफिशिएंट इन यूनिट वेक्टर। ठीक है, तो ये अगर x एक्सिस हो, ये y एक्सिस और ये z एक्सिस हो, और कोई एक वेक्टर है जो कि स्पेस में है, ये एक वेक्टर है OP। ये कोना जैसे मैंने पहले भी आपको एक वीडियो में बताया था, बिल्कुल दोबारा से बता देता हूं कि जैसे आप एक रूम में बैठे हैं, रूम का कोई भी कॉर्नर आप ले लें, ऊपर वाला या नीचे वाला कोई एक कॉर्नर। अगर नीचे वाला कॉर्नर आप ओरिजिन कंसिडर करते हैं तो इस तरह 3 लाइनें आपको इसमें से आती हुई नजर आ रही हैं। एक लाइन x एक्सिस कंसिडर कर लें, एक y एक्सिस और एक z एक्सिस कंसिडर कर लें। अब x इसे, y इसे और z इसे भी कर सकते हैं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, जिस तरह से मर्जी। ये 3 एक्सिस हैं आपके सामने। ये 3 एक्सिस की वजह से यहाँ पे एक स्पेस बनी हुई है रूम में। इस रूम में आप कॉर्नर के साथ कोई भी स्टिक ज्वाइन करके, उसे स्टिक को पकड़ के रखें, ज्वाइन करें उसे कॉर्नर के साथ यानी ओरिजिन के साथ। तो ये एक वेक्टर है जो आपके हाथ, जहां पर आपने स्टिक को पकड़ा है वो पॉइंट P है, और जहां पे स्टिक आपने ओरिजिन पे लगाई वो पॉइंट O है। तो ये वेक्टर OP है। क्लियर है। अब इस OP के 3 एंगल बन रहे हैं। एक OP का एंगल बनेगा एक लाइन के साथ जो कि x एक्सिस था, दूसरे के साथ बनेगा y एक्सिस, तीसरे के साथ भी बनेगा जिसे हम z एक्सिस का नाम देंगे। तो x एक्सिस के साथ जब एंगल बनेगा उसे अल्फा का नाम देंगे, फिक्स नाम है ये। y एक्सिस के साथ इसका एंगल बीटा होगा लाजमी तौर पे, और z एक्सिस के साथ इसका जो एंगल है वो गैमा होगा, और तीनों पॉजिटिव एंगल्स हैं। जिस तरह मैंने बताया, स्टिक के आप ओरिजिन से लेके आपके हैंड तक एक स्टिक है, आपने एक एंगल यहां से देखा अल्फा x एक्सिस के साथ, दूसरा y एक्सिस के साथ, तीसरा इधर से z एक्सिस के साथ है, और तीनों 90 से लेस एंगल्स हैं। ठीक है, पॉजिटिव एंगल्स हैं, 90 से लेस हैं। इनके साथ अगर हम कॉज अप्लाई कर दें, कॉज अल्फा, कॉज बीटा, कॉज गैमा, तो इसे हम डायरेक्शन कोसाइंस कहते हैं। ठीक है, तो हमें डायरेक्शन कोसाइंस को फाइंड करना है। फाइंड करने का सिंपलेस्ट मेथड यही है कि पहले आपके पास वेक्टर मौजूद होना चाहिए। पी क्यू वेक्टर कैसे आएगा? पोजीशन वेक्टर ऑफ क्यू माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ पी। तो 1 माइनस 2i, इसी तरह 3 माइनस 1j और 1 माइनस 5k। एक्स कोऑर्डिनेट माइनस किए, वाई किए, फिर जेड किए, सिमिलरली उनके साथ रिस्पेक्टिवली आई जे के लिखते गए। तो ये माइनस आई प्लस 2j माइनस 4k बनता है पी क्यू वेक्टर। इस वेक्टर का अब हमने क्या करना है? डायरेक्शन कोसाइंस फाइंड करने के लिए मैग्नीट्यूड फाइंड करना है। तो माइनस मैग्नीट्यूड कैसे फाइंड होता है? आई जे और के कोफिशिएंट्स के स्क्वायर्स का सम करते हैं। तो ये स्क्वायर्स का सम किया, -1 2 -4 स्क्वायर्स का सम 1 प्लस 4 प्लस 16, ये बनता है स्क्वायर रूट 21। अब डायरेक्शन को साइंस आपने फाइंड करने हैं। डायरेक्शन को साइंस कॉज अल्फा, कॉज बीटा, कॉज गैमा कैसे आएगा? कॉज अल्फा होगा आई का जो कोफिशिएंट है यहां पी क्यू वेक्टर का, डिवाइड बाय इट्स मैग्नीट्यूड, -1 ओवर स्क्वायर रूट 21। कॉज बीटा जे डायरेक्शन, जो जे की डायरेक्शन है वाई एक्सिस की, उसके साथ वो है 2, तो आप लिखेंगे 2 डिवाइड बाय मैग्नीट्यूड। कॉज गैमा, ये गैमा एंगल किसके साथ होता है? जेड एक्सिस के साथ। तो जेड एक्सिस यानी के, इसकी डायरेक्शन में जो वैल्यू है वो लेंगे, -4 डिवाइड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ द वेक्टर।
तो ये डायरेक्शन कोसाइंस हैं, कॉस अल्फा, कॉस बीटा, कॉस गैमा। इनके स्क्वायर्स का सम हमेशा इक्वल टू 1 आता है। मतलब बताने का ये है कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा प्लस कॉस स्क्वायर गैमा इज ऑलवेज इक्वल टू 1। ये एक रिजल्ट है जो आपने याद भी रखना है। क्वेश्चन नंबर 3 भी इसी तरह से है, वो आप खुद ही सॉल्व कर लीजिएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ आते हैं। ये भी एक इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है। इसमें अल्फा कैलकुलेट करना है हमें, जबकि अल्फा आई प्लस अल्फा प्लस 1 जे प्लस 2 के और इसका मैग्नीट्यूड हमें गिवन है 3। ये मैग्नीट्यूड गिवन है। अब मैग्नीट्यूड कैसे फाइंड होता है किसी वेक्टर का? आई के कोफिशिएंट का स्क्वायर प्लस जे के कोफिशिएंट का स्क्वायर प्लस के के कोफिशिएंट का स्क्वायर और स्क्वायर रूट। आप स्क्वायरिंग कर लें बोथ साइड्स ताकि ये स्क्वायर रूट खत्म हो जाए। तो अल्फा स्क्वायर प्लस अल्फा प्लस 1 स्क्वायर प्लस 4 इज इक्वल टू 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा, क्योंकि आपने स्क्वायरिंग बोथ साइड्स किया। इसका स्क्वायर आप ओपन करें 2 अल्फा यानी 2ab के फॉर्मूले से प्लस 4 माइनस 9 इक्वल टू 0। 9 को आपने लेफ्ट साइड पे शिफ्ट किया है। ये बन जाएगा 2 अल्फा स्क्वायर प्लस 2 अल्फा और 4 प्लस 1 5 माइनस 9 माइनस 4। 2 कॉमन आ रहा है, डिवाइड बाय 2 बोथ साइड्स कर लें तो क्या रह जाएगा? अल्फा स्क्वायर प्लस अल्फा माइनस 2 इक्वल टू 0। हमें अल्फा की वैल्यू रिक्वायर्ड है। मिड टर्म ब्रेक तो यहां पे नहीं हो रही, तो फिर क्या करें? क्वाड्रेटिक फॉर्मूला अप्लाई कर लेते हैं। तो अल्फा विल बी इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac ओवर 2a। इस फॉर्मूले के मुताबिक a और b दोनों 1 है, c माइनस 2 है, c माइनस 2 है। ये सारी वैल्यूज ये 1 का स्क्वायर लिखा है, डिवाइड बाय 2 इंटू ए की वैल्यू 1 है। माइनस 1 प्लस 1 प्लस 8 9 तो ये आ जाएगा माइनस 1 प्लस माइनस 3/2। अल्फा की 2 वैल्यूज, उसका मतलब है अगर हम मिड टर्म ब्रेक करते तो मिड टर्म ब्रेक भी हो रही थी इसमें, हमने उसको चेक ही नहीं किया। अगर आप चेक कर लें पहले मिड टर्म ब्रेक से कर लें वो भी ठीक है। फैक्टराइजेशन अगर इससे कर रहे हैं तो ये भी गलत नहीं है, ये भी ठीक है। माइनस 1 प्लस 3/2 एंड माइनस 1 माइनस 3/2। यहां से आंसर क्या बनता है? 2/2 1। अल्फा की वैल्यू 1 आ रही है और माइनस 4/2 माइनस 2। तो 2 वैल्यूज अल्फा की फाइंड आउट हो चुकी हैं। इसके बाद क्वेश्चन करेंगे नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर 5 में फाइंड अ यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ v। यूनिट वेक्टर फाइंड करना है, वेक्टर ओवर इट्स मैग्नीट्यूड, जैसे हमने पहले भी किया था। वेक्टर है उसका मैग्नीट्यूड निकाल दें और उसको मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दें, i j k को साथ ही सेपरेट कर देंगे, ये आप कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 है, क्वेश्चन नंबर 6 सिलेबस में इसे एंड पे करेंगे। क्वेश्चन नंबर 7 है, फाइंड अ वेक्टर हुज मैग्नीट्यूड इज 4 एंड इज पैरेलल टू दिस वेक्टर। तो हमें एक वेक्टर गिवन है क्वेश्चन नंबर 7 में, आप लेट कर लें, उसका नाम v रख लें। 2i माइनस 3j प्लस 6k, ये आपने v वेक्टर बना लिया है, लेट कर लिया है। इसका हमें एक पैरेलल वेक्टर चाहिए जो इसके पैरेलल हो, इस वेक्टर के पैरेलल हो, लेकिन उसका मैग्नीट्यूड इसके मैग्नीट्यूड के इक्वल ना हो, बल्कि उसका मैग्नीट्यूड 4 हो। ठीक है, तो इसकी डायरेक्शन के लिए हम इसका यूनिट वेक्टर निकालेंगे। जो मेथड यहां यूज करने लगा हूं वही क्वेश्चन नंबर 5 में आपने यूज करना है। वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकालेंगे पहले, कोफिशिएंट ऑफ i स्क्वायर, कोफिशिएंट ऑफ j स्क्वायर, कोफिशिएंट ऑफ k स्क्वायर, 4 9 और 36 49 बनता है। ये 49 का स्क्वायर रूट 7 है।
यूनिट वेक्टर इस तरह से शो होता है, कैप ऊपर लगा देते हैं, वेक्टर ओवर इट्स मैग्नीट्यूड करना है तो 2i माइनस 3j प्लस 6k डिवाइड बाय 7, तो वेक्टर आ गया 2/7i माइनस, इनको सेपरेट किया जा रहा है बस, 6/7k। ये आ गया v का यूनिट वेक्टर। इसका अगर आप मैग्नीट्यूड निकालेंगे तो यूनिट वेक्टर की डेफिनेशन के मुताबिक उसका मैग्नीट्यूड 1 ही आना होता है। हमें अब मैग्नीट्यूड चाहिए 4, तो रिक्वायर्ड वेक्टर जो होगा इसकी डायरेक्शन में होना चाहिए और उसका मैग्नीट्यूड 4 होना चाहिए, इसलिए 4 को इसकी डायरेक्शन वेक्टर से मल्टीप्लाई कर दें। यूनिट वेक्टर को आप डायरेक्शन वेक्टर भी कह सकते हैं, यानी एक वेक्टर की डायरेक्शन को वो शो कर रहा है। यूनिट वेक्टर, किसी भी वेक्टर का आप डायरेक्शन वेक्टर निकालते हैं उसे यूनिट वेक्टर कहते हैं। तो यूनिट वेक्टर के साथ आपने जो मैग्नीट्यूड रिक्वायर्ड है उस नंबर से मल्टीप्लाई कर देना और रिक्वायर्ड वेक्टर मिल जाएगा। इसी तरह जो सेकंड पार्ट है उसमें मैग्नीट्यूड 2 कहा हुआ है, उसका भी आप यूनिट वेक्टर निकालेंगे और 2 के साथ उसे मल्टीप्लाई कर देंगे तो रिक्वायर्ड वेक्टर मिल जाएगा। तो आपने यहां पर अब वैल्यूज पुट करनी है। एट बाई 7i, 12/7j, 24/7k is required vector in the direction of this vector with magnitude 4। आप इसका मैग्नीट्यूड कैलकुलेट करके देख सकते हैं, 4 के इक्वल ही आएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 10 है जो सिलेबस में है, स्मार्ट सिलेबस 2021 का। 10 का बी और सी दोनों पार्ट्स हैं। फाइंड, पहले बी पार्ट आप देख लें। बी पार्ट से पहले ए वैसे देख लें, जो सिलेबस में नहीं है लेकिन वो बाद में जो करना है, तो क्वेश्चन नंबर 10 के पार्ट्स के रिलेटेड मैं क्वेश्चन वैसे ही बता देता हूं। 10 का जो ए पार्ट है, फाइंड 2 वेक्टर्स ऑफ लेंथ 2 पैरेलल टू दिस वेक्टर। अभी हमने लेंथ वाला क्वेश्चन किया है जिसमें लेंथ 4 थी, तो सिमिलर क्वेश्चन है ये, बिल्कुल सेम इसी तरह से ए पार्ट 10 का हो जाएगा जैसे क्वेश्चन नंबर 7 किया। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 10 का बी और सी सिलेबस में ये करते हैं, डी भी उन्हीं की तरह का है, तो बी हम कर लेते हैं। इसमें ए कैलकुलेट करना है, वी हमें गिवन है i माइनस 3j प्लस 4k और w हमें गिवन है ai प्लस 9j माइनस 12k। ए की वैल्यू कैलकुलेट करनी है एंड द गिवन वैल्यू, द गिवन स्टेटमेंट इज v इज एंड w आर पैरेलल। आप लिख लें कि गिवन है कि v और w पैरेलल हैं, इसलिए बाय डेफिनेशन ऑफ पैरेलल वेक्टर्स, डेफिनेशन ऑफ पैरेलल वेक्टर्स वी कैन राइट v इज इक्वल टू cw। ये क्वेश्चन, ये डेफिनेशन भी है और क्वेश्चन के अंदर गिवन भी है ये डेफिनेशन, v इज इक्वल टू cw। उसी के अकॉर्डिंग हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। इसमें वैल्यू लगाएंगे, i की वैल्यू आप लगाएं जो हमें गिवन है, सॉरी v की वैल्यू लगा दी, c अननोन है और w की वैल्यू आप लगा दें, w की वैल्यू भी लगा दी। इसको मल्टीप्लाई करना है, मल्टीप्लाई कर लेते हैं, ये i का कोफिशिएंट बन जाएगा और 9c j का कोफिशिएंट बन जाएगा, माइनस 12c k का कोफिशिएंट बन गया है। और ये जो लेफ्ट साइड में लिखा हुआ था वेक्टर, ये एज इट इज है। दो वेक्टर्स आपस में इक्वल लिखे हैं, पहले भी कर चुके हैं। i के कोफिशिएंट आप आपस में इक्वल लिख सकते हैं, j के कोफिशिएंट आप आपस में इक्वल लिख सकते हैं। तो -3 इज इक्वल टू 9c, यहां से आप c की वैल्यू निकाल सकते हैं, -3/9, देन वी विल गेट c इज इक्वल टू -1/3। इस c की वैल्यू को यहां पुट कर दें, आप इसे इक्वेशन 1 कह दें और इसे आप पुट कर दें, पुट इट इन इक्वेशन नंबर 1। ये 1 है तो 1 इज इक्वल टू a इंटू सी, सी की जगह आप उसकी वैल्यू लगाएं, -3 इधर आ जाएगा तो a की वैल्यू जो कि रिक्वायर्ड थी -3 मिल जाएगी। बी पार्ट देखने, फाइंड अ वेक्टर, बी हमने कर लिया। सी, फाइंड अ वेक्टर ऑफ लेंथ 5 इन द डायरेक्शन अपोजिट दैट ऑफ v। जैसे हमने पहले किया क्वेश्चन नंबर 7 और 10 का ए पार्ट भी मैंने बताया थोड़ी देर पहले, बिल्कुल उसी तरह से है, लेकिन अपोजिट डायरेक्शन कहने का मतलब यह है कि आपने नेगेटिव नंबर के साथ मल्टीप्लाई करना है। लेंथ 5 चाहिए और अपोजिट डायरेक्शन चाहिए, इसलिए आपने इस बार -5 से मल्टीप्लाई करना है। अगर डायरेक्शन सेम होती तो +5 से मल्टीप्लाई करते, बस इतना ही फर्क है। तो ये सी पार्ट भी आप सॉल्व कर सकते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरह, सिर्फ
-5 से मल्टीप्लाई करना है यूनिट वेक्टर निकालने के बाद। डी पार्ट है फाइंड ए एंड बी सो दैट द वेक्टर्स आर पैरेलल, जैसे अभी हमने किया इसी तरह से सॉल्व हो जाएगा। ये भी, ये स्मार्ट सिलेबस में नहीं है। इसके बाद स्मार्ट सिलेबस के जो क्वेश्चन है वो कंप्लीट हो चुके हैं। उसके अलावा जो क्वेश्चंस बच गए हैं उनमें क्वेश्चन नंबर 6 है, इसको पहले देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 पर बात हो रही है कि ए, बी और सी तीन वेक्टर्स हमें इसमें गिवन है। फाइंड अ यूनिट वेक्टर पैरेलल टू 3a - 2b + 4c। आपने इसमें ए, बी और सी तीनों वैल्यूज पुट कर देनी है, जो गिवन है तीनों वैल्यूज आपने पुट कर दी। पुट करनी जैसे आपने इसमें क्वेश्चन नंबर 1 में क्वेश्चन नंबर 2 का थर्ड पार्ट किया था, वी और डब्ल्यू की वैल्यू पुट की थी, उसके बाद मैग्नीट्यूड निकाला था, जैसे वीडियो में भी मैंने बनाया है। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 6 में आपने ए, बी, सी की वैल्यूज उसमें लगानी है। जब वैल्यूज लग जाएंगे सिंपल वेक्टर आ जाएगा, वही रिक्वायर्ड है और कुछ भी नहीं करना। उसका यूनिट वेक्टर निकालना है, उसका फिर यूनिट वेक्टर निकालना है। वो कैसे? मैग्नीट्यूड निकाल लें और यूनिट वेक्टर ओवर इट्स मैग्नीट्यूड आपने सॉल्व जब करना है तो यूनिट वेक्टर हासिल हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 को देख लें, ये हम सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 में है u, v और w तीनों गिवन है और कहा है कि रिप्रेजेंट द साइड्स ऑफ ए ट्राइंगल, फाइंड द वैल्यू ऑफ z। तो इस क्वेश्चन में हम ये कह सकते हैं कि बाय गिवन, चूंकि ये u, v और w इस तरह से है, u, v, w एक ट्राइंगल की तीनों साइड्स पर ये वेक्टर बने हुए हैं, तो आप इस तरह कर लें कि u + v = w, क्योंकि ट्राइंगल लॉ के मुताबिक जब वेक्टर ट्राइंगल में पड़े होते हैं तो दो साइड्स का सम हमेशा तीसरे के बराबर आता है। ठीक है, दो साइड्स का सम, ये तीसरा उसका रिजल्टेंट होगा। इसलिए बाय गिवन वी कैन राइट u, तो ट्राइंगल के वेक्टर्स हैं इसलिए u + v = w, इस वेक्टर और इस वेक्टर का सम तीसरे वेक्टर के बराबर है हेड टू टेल रूल के मुताबिक। अब u, v और w की वैल्यूज हमें गिवन है क्वेश्चन नंबर 8 में, तो आप लिख लें 2i + 3j + 4k, ये u की वैल्यू है, प्लस v की वैल्यू -i + 3j - k है, इक्वल के बाद हमने लिखनी है w की वैल्यू i + 6j + zk। ठीक है, ये वैल्यूज हमने सारी इसमें लिख दी हैं और z की वैल्यू यानी z, इसकी वैल्यू कैलकुलेट करनी है। इनका सम हो रहा है, आप सम कर लें। 2 - 1 कितने i बनते हैं? 1i, 3 + 3 6j, 4 - 1 + 3k = i + 6j + zk। कंपैरिजन हो रहा है, दोनों आपस में इक्वल है, एग्जैक्टली i और j के कोफिशिएंट इक्वल हैं, इस वजह से z के कोफिशिएंट भी आपस में इक्वल होंगे। हम लिख सकते हैं कि ये आपस में इक्वल हैं, तो z विल बी इक्वल टू 3। बहुत ही सिंपल सा शॉर्ट क्वेश्चन था। क्वेश्चन नंबर 9 देखना है, द पोजीशन वेक्टर्स ऑफ द पॉइंट्स आर गिवन, शो दैट ए बी इज पैरेलल टू सी डी। ये पैरेलल वाले क्वेश्चन हम 7.1 में कर चुके हैं, बिल्कुल उसी मेथड का ये क्वेश्चन है, तो आप इसको अभी सॉल्व कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, इसमें है ए बी सी डी गिवन है, पोजीशन वेक्टर्स हमें गिवन है और ए बी वेक्टर बनाना है हमें। ए बी को शो करना है कि ये पैरेलल है सी डी के। पहले हम ए बी बना लेते हैं, फिर हम सी डी बना लेंगे। बी कैसे, ए बी कैसे बनता है? पोजीशन वेक्टर ऑफ बी माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ ए। ये हमें जो पोजीशन वेक्टर्स हैं यहां पे गिवन है। पोजीशन वेक्टर बी का क्या है? 3i + j, तो आप लिखें यहां पे पोजीशन वेक्टर ऑफ बी 3i + j माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ ए गिवन है 2i - j + k, 2i - j + k। ये लिख लिए, इन्हें आपस में माइनस करना है आपने। ब्रैकेट ओपन करें, पहले ब्रैकेट ओपन की, साइन चेंज हो गए, साइन चेंज, 3 और 2 i हैं, 1 रह जाएगा, j 2 हो जाएंगे और k इसमें एज इट इज ही रहेगा। ए बी फाइंड कर लिया। इसके बाद सी डी को कैलकुलेट करना है। सी डी कैसे कैलकुलेट होगा? पोजीशन वेक्टर ऑफ डी माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ सी। कैसे कैलकुलेट करें? गिवन है हमें डी और सी दोनों के पोजीशन वेक्टर्स। डी का पोजीशन वेक्टर लिख लें -i - 2j + k,
ये लिख लिए, माइनस के बाद पोजीशन वेक्टर ऑफ सी लिखना है, 2 4 और -2 है, 2 4 और -2 ये लिख लिए, ब्रैकेट्स ओपन कर लें, -i -2j प्लस के -2i -4j और प्लस 2k। i कितने बन गए इसमें, -3, j कितने बन गए, -6 और k 3 बन गए। ये है सी डी। अब दोनों को देखें, ए बी और सी डी में क्या डिफरेंस है, सिर्फ एक -3 कॉमन अगर कर लिया जाए यहां से सी डी में से, आप करके देखें, -3 को कॉमन, -3 कॉमन आएगा तो 1 प्लस 2 -1, -3 कॉमन किया 1 i के साथ और प्लस 2 j के साथ और -1 k के साथ, ये आ जाएगा। तो क्या ये वही नहीं है वेक्टर जो ए बी है, इसलिए वहां पे हम ए बी लिख लेते हैं। तो -3 इंटू वैक्टर ए बी, तो सी डी इज इक्वल टू -3 इंटू ए बी। यही डेफिनेशन है पैरेलल वेक्टर्स की। चाहे -3 की बजाय 1 भी आ जाता तब भी आपस में पैरेलल थे, लेकिन अगर इसमें कोई भी नॉन जीरो मल्टीपल आता है, एक वेक्टर दूसरे को मल्टीप्लाई करते हैं किसी नंबर से फिर बनता है, तो फिर दोनों आपस में पैरेलल होते हैं। तो ये बात हम लिख सकते हैं कि सी डी इज पैरेलल टू ए बी। तो यही हमें इसमें प्रूव करना था। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 10 हमने ऑलरेडी कर लिया, 11 भी कर लिया हुआ है। लास्ट क्वेश्चन ऑफ द एक्सरसाइज, क्वेश्चन नंबर 12। वेरी सिंपल क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग ट्रिपल्स कैन बी डायरेक्शन एंगल्स ऑफ ए सिंगल वेक्टर। आप कोई सा इसमें पार्ट लिख लें, 45 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री। इसमें पूछा ये हुआ है कि कौन से डायरेक्शन एंगल्स हैं और कौन से डायरेक्शन एंगल्स नहीं है। तो इसके लिए एक रूल है जो हमें यहां पे यूज करना है। वो रूल क्या है कि आप लिख सकते हैं cos स्क्वायर अल्फा प्लस cos स्क्वायर बीटा प्लस cos स्क्वायर गैमा इक्वल टू 1। ये रिजल्ट है। इस रिजल्ट पे जो एंगल पूरे उतरते हैं वही डायरेक्शन एंगल्स हैं, जो पूरे नहीं उतरते वो नहीं है। मतलब आपने इनको पुट करना है, या आप इसमें पुट वैल्यूज कर लें। cos 45 इसका स्क्वायर करना है प्लस cos स्क्वायर फिर 45 डिग्री है, फिर आपने लिखा cos स्क्वायर 60 डिग्री। तो आंसर इसका देखें 1 आता है या नहीं आता। ठीक है, आप इसकी लेफ्ट हैंड साइड में वैल्यूज पुट करें, इन लेफ्ट हैंड साइड इसको रहने दें। तो cos 45 की वैल्यू कितनी आती है, 1 ओवर स्क्वायर रूट 2 इसका स्क्वायर, फिर 1 ओवर स्क्वायर रूट 2 cos 45 इसका स्क्वायर, cos 60 की वैल्यू आती है 1 ओवर 2 इसका स्क्वायर। तो ये बनेगा 1 ओवर 2 प्लस 1 ओवर 2 प्लस 1 ओवर 4। एलसीएम ले लें आप, 4 एलसीएम आ रहा है तो आ जाएगा ये 2 प्लस 2 प्लस 1, 5/4 विच इज नॉट इक्वल टू 1। ये 1 के इक्वल नहीं आया, ये 1 के इक्वल नहीं आया, इसका मतलब ये है कि दीज आर नॉट डायरेक्शन एंगल्स। इसी तरह आप बाकी जो सेकंड और थर्ड पार्ट है उनको इसमें पुट करके देखेंगे, अगर पुट करने से उनका आंसर 1 आता है तो फिर वो डायरेक्शन एंगल्स होंगे। इसके साथ ही एक्सरसाइज 7.2 भी हमने कंप्लीट कर ली है। तो अब आप चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को शेयर भी करें, लाइक भी करें। बहुत शुक्रिया।